हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, जैव प्रक्रम। तो ये अभ्यास का 10वां प्रश्न है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो। हीमोग्लोबिन की कमी क्या कहलाती है? आपको ये पता होना चाहिए क्या कहलाती है। एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी को क्या बोलते हैं हम? एनीमिया, यानी कि अरक्तता की कमी होना, ऐसा बोल देते हैं साधारण भाषा में। एनीमिया बोल देते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। और इसकी कमी से क्या ये काम क्या करता है? हमने आपको जब कूपिकाओं वाला क्वेश्चन कराया था तब भी बताया था। ये अपने में ऑक्सीजन को घुल के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी, ये ऑक्सीजन को भी कम स्थानांतरित करेगा। जब ऑक्सीजन कम जाएगी अंगों में ऊर्जा नहीं बनेगी। जब ऊर्जा नहीं बनेगी तो क्या होगा? हमारे में काम करने की क्षमता नहीं रहेगी। हम थका थका महसूस करेंगे। हमारी त्वचा का, आंखों का रंग पीला हो सकता है ना। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होगा? शरीर के सभी अंगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी, जिससे हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता घट जाएगी, ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा, हम थका हुआ महसूस करेंगे, आंखों और चेहरे का रंग पीला भी हो सकता है। ठीक है। देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया या अरक्तता कहा जाता है। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है। यह शरीर में हीमोग्लोबिन यदि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी, शरीर की सभी कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगी। इससे इससे शरीर में ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं होती, जिससे व्यक्ति थका हुआ अनुभव करता है तथा त्वचा और आंखों का रंग पीला पड़ जाता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा शरीर में नहीं मिलती और व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है। अगला देखिए, मनुष्य में दोहरे मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। यह क्यों आवश्यक? अब दोहरा परिसंचरण दोस्तों कहते क्यों है? मानव शरीर में जो परिसंचरण होता है वो दोहरा परिसंचरण कहलाता है, क्योंकि रक्त को हृदय में से बार गुजरना पड़ता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। सबसे पहले हम यही लाइन यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसे दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर को 2 बार हृदय में से गुजरना पड़ता है। ठीक है। अब वो प्रकार गुजरता है, एक बार ऑक्सीजनित और एक बार ऑक्सीजनित। हमारे हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं, ये आपको भी ध्यान में भी होगा। दायां नीले, बायां नीले, दायां आलिंद, अब यहाँ पे बायां हमारे आलिंद। पास हम चार आपको इसको कोष्ठ हैं। सचित्र ये समझाते दायां हैं, देखिए। आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां नीले, ये बायां नीले। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, आप उसको देखिए। तो विऑक्सीजनित रक्त है। अब यहाँ से आपको एरो नजर आ रहा है, यहाँ से विऑक्सीजनित यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त महाशिराओं द्वारा हमारे दाएं आलिंद में आता है। ये कहाँ आता है? दाएं आलिंद में। यहाँ कौन सा रक्त आएगा? CO2 वाला। अब इसमें क्या होगा? ये जब आलिंद यहाँ पर पूरा भर जाएगा, भरने के बाद ये सिकुड़ेगा। सिकुड़ने से क्या होगा? यहाँ पे ये वाल्व लगे होते हैं, ये वाल्व खुलेंगे और रक्त जो है हमारे पास दाएं नीले में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? दाएं नीले में। दायां नीले क्या करेगा? यहाँ से इसको, यहाँ से फिर ये दायां नीले सिकुड़ेगा, यहाँ से हमारे पास ये रक्त धमनियों के द्वारा फेफड़ों में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा ये? धमनियों के द्वारा फेफड़ों में। आपको एरो से भी समझाया हुआ है, देखो चित्र में। धमनियों के द्वारा कहाँ चला जाएगा? ये फेफड़ों में। उसमें वहां पर क्या होगा? इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अलग हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? वहां से अलग हो जाएगी और उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी।
ठीक है, यहाँ पे आपको इसलिए पिछले क्वेश्चन में बताया था हमने, गैसों का विनिमय होता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वहां छूट जाएगी, ऑक्सीजन वहां से आ जाएगी। तब क्या होगा, फेफड़ों के द्वारा शिराओं के माध्यम से, ठीक है, फेफड़ों के द्वारा शिराओं के माध्यम से बाएं आलिंद में रक्त आ जाएगा। अब यहाँ पे रक्त कौन सा आया, जिसमें O2 मिक्स है। जब बायां आलिंद सिकुड़ेगा तो यहाँ के वाल्व खुल जाएंगे, बीच के बीच में वाल्व होते हैं लगे हुए, ये बाएं नीले में आ जाएगा। कहाँ जाएगा ये, बाएं नीले में, O2 वाला ऑक्सीजन वाला रक्त। और जब ये सिकुड़ेगा तो यहाँ से आप देख रहे हो महाधमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा दिया जाता है। बिल्कुल आपने यही प्रक्रिया लिखनी है, दोबारा समझा रहा हूं। महाशिराओं द्वारा कार्बन युक्त रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त दाएं आलिंद में आता है। दायां आलिंद जब सिकुड़ता है तो वह रक्त दाएं नीले में चला जाता है। जब दायां नीले सिकुड़ता है तो वह रक्त धमनियों द्वारा फेफड़ों में चला जाता है, वहां गैसों का विनिमय होता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है और ऑक्सीजन उसमें मिल जाती है। और ऑक्सीजन वाला रक्त फिर कहाँ जाएगा, बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से वह रक्त, बाएं आलिंद जब सिकुड़ेगा बाएं नीले में आ जाएगा और बाएं नीले से महाधमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा दिया जाता है। अब प्रश्न ये आता है, दोहरा परिसंचरण क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हमारे जैसे जीव होते हैं, बहुकोश के जीव हैं, उनमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है और वो तभी हम पूरी कर पाते हैं जब ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला और ऑक्सीजन वाला रक्त दोनों अलग अलग हो। ठीक है, अब इसको एक बार लिख लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहिए जैसे मैंने आप ऊपर समझाया है, पर फिर भी चलो मैं यहाँ पे एक बार स्टार्टिंग करता हूँ। देखिए, हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है। विऑक्सीजनित रक्त शरीर के विभिन्न अंगों से महाशिराओं द्वारा दाएं आलिंद में एकत्र हो जाता है। दाएं आलिंद में के सिकुड़ने पर यह दाएं नीले में चला जाता है। दाएं नीले के सिकुड़ने पर विऑक्सीजनित रुधिर धमनियों के माध्यम से फेफड़ों में, फुफ्फुस में चला जाता है। उसमें इस रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है तथा रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है। गैसों का विनिमय होता है, आपको बताया था फेफड़ों में गैसों का विनिमय होता है। अब रक्त ऑक्सीजन लेकर फुफ्फुस शिराओं के द्वारा वापस हृदय के बाएं आलिंद में आ जाता है। जब बायां आलिंद सिकुड़ जाता है तो ऑक्सीजनित रक्त बाएं नीले में चला जाता है। बायां नीले के सिकुड़ने पर रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में वितरित, कि हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, के लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन जरूरी है। इसीलिए मनुष्य में दोहरा परिसंचरण आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जाइलम तथा फ्लोएम में पादपों के वहन में क्या अंतर है? दोस्तों ये हमने पहले ही बताया था, फिर एक बार रिपीट करते हैं। जाइलम क्या काम करता है पौधों में? मृदा से जल तथा खनिज लवणों को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। क्या काम करता है? जल तथा खनिज लवणों को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक, और फ्लोएम क्या काम करता है? फ्लोएम उत्तक इससे विपरीत काम करता है। यह क्या करता है? पत्तियों द्वारा जो बना भोजन है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियां भोजन बनाती हैं उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम उत्तक। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु की संरचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। जो फुफ्फुस होती है, आपको बताया था फेफड़े में कुपिकाएं होती हैं। ये क्या है? कुपिकाएं क्या है? उसकी क्रियात्मक इकाई है। और वृक्काणु जो है वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, क्या है ये? क्रियात्मक इकाई, ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब कुपिकाएं क्या काम करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, विनिमय करती हैं ये। ठीक, और वृक्काणु क्या काम करता है? ये छानने का काम करता है रक्त को। ठीक हो गया। और कुपिकाओं में क्या होता है? वायु से ऑक्सीजन का विसरण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का वायु में विसरण करता है। ठीक है ना।
वायु में से ऑक्सीजन का विसरण अपने में करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण जो है वो वायु में करता है। वृक्काणु क्या काम करते हैं? खनिज लवण और ग्लूकोज का अवशोषण करते हैं। इनका अगर स्तही क्षेत्रफल हम देखें तो 80 मीटर स्क्वायर होता है और वृक्काणुओं की संख्या जो है वो 10 लाख होती है। एक वृक्क में 10 लाख वृक्काणु जो है वो उपस्थित होते हैं। ठीक। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम सांस लेते हैं, वायु भरने पे ये फैल जाते हैं, ठीक है ना। और ये वायु भरने पर वृक्काणु नहीं फैलते। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। कुपिकाएं जो है इसकी संरचनात्मक इकाई होती हैं, ये क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई दोनों होती हैं। इसमें कुपिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय होता है, वृक्काणु में छानने का काम होता है। इसका सही क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर होता है, इनकी संख्या 10 लाख होती है। वायु भरने पर कुपिकाएं फैल जाती हैं और वृक्काणु जो है वायु भरने पर नहीं फैलते। देखिए, कुपिकाएं फुफ्फुस की क्रियात्मक संरचना है। वृक्काणु वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक हो गया। अगले में क्या है? कुपिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन जैसी गैसों का विनिमय होता है, लेन देन होता है। वृक्काणु रक्त में छानने का कार्य करते हैं। ठीक है। और कुपिकाएं वायु से ऑक्सीजन का विसरण रक्त में करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण वापस वायु में करती हैं। वृक्काणु में खनिज लवण और ग्लूकोज को अवशोषित होते हैं। वृक्काणु में क्या होते हैं? जल, खनिज लवण और ग्लूकोज का अवशोषण होता है, ये उसको अवशोषित करता है। ठीक है। कुपिकाओं का स्तही क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर होता है, जबकि प्रत्येक वृक्क में 10 लाख वृक्काणु होते हैं। यह वायु भरने पर से फैल जाता है, यह वायु भरने से नहीं फैलता। बिल्कुल इजी से मैंने आपको लिखवाए हैं, ये आप इसको अच्छे से याद करना। ठीक है, ये हमारा इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।